हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में साइटोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेल के इंट्रोडक्शन में हम पता करेंगे कि सेल क्या है, सेल किस भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है। वैसे भी साइटोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक होता है, यानी एक बेस होता है जिसको जानना आवश्यक है। अगर बायोलॉजी को सही से समझना है तो सेल के पूरे टाइप्स, उसका कंपोजिशन, उसकी जो पूरी एक्टिविटी है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जो सेल है, सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेलुला। लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब होता है रूम कह सकते हैं। यानी सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, मतलब एक छोटा सा कमरा। यहाँ पर देखते हैं कि जो कोशिका है इसकी खोज जब हुई सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कार्क कैम्बियम होता है, जो ट्री का कार्क कैम्बियम होता है, उस कार्क कैम्बियम में सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप के द्वारा कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स का पूरा ग्रुप देखा, और उसी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने सेल नाम दिया। तो अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो जो सेल है उसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो जो सेल है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में सेल को डिस्कवर किया था। वैसे इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो सेल नॉन लिविंग सेल था, यानी ऐसा सेल जिसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता था, तो ऐसे सेल को नॉन लिविंग सेल कहते हैं। तो इन्होंने कार्क कैम्बियम में, जो ट्री में पाया जाता है, कार्क कैम्बियम में कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप के द्वारा, और उन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने सेल कहा। यानी जो सेल खोजा गया वो सेल नॉन लिविंग सेल था। ये कार्क कैम्बियम जो है ये पौधे का नॉन लिविंग पार्ट बनाता है, तो नॉन लिविंग सेल था, और इसे देखा था इन्होंने सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप के द्वारा। बाई सिंपल से माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रोस्कोप भी दो तरह का होगा, सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने कोशिका को सबसे पहले देखा। उसके बाद, अब ये तो नॉन लिविंग सेल की बात हो गई, उसके बाद जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल को खोजा था एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है एवी लीवेनहॉक, या जिनका पूरा नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1674 में 1674 ईस्वी में लिविंग सेल की खोज की, और वो लिविंग सेल बैक्टीरियल सेल था। और बैक्टीरियल सेल लिविंग सेल होता है। बैक्टीरियल सेल जो है वो लिविंग सेल होता है, यानी लिविंग सेल की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया।
वैसे भी जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल खोजा गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा, लेकिन उस बैक्टीरियल सेल का नाम इन्होंने टिनी एनिमल क्यूल रखा था। इन्होंने उस बैक्टीरियल सेल का नाम टिनी एनिमल क्यूल्स रखा था। एनिमल क्यूल्स, टिनी एनिमल क्यूल्स रखा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में बैक्टीरियल सेल को, जो एक लिविंग सेल था, उस लिविंग सेल को खोजा, लेकिन उसका नाम क्या रखा? टिनी एनिमल क्यूल्स। उसके बाद इस सेल से संबंधित अनेक डिस्कवरी हुई, जैसे रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की इन्होंने। और ये न्यूक्लियस खोजा कहाँ पर इन्होंने? यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने खोजा था ऑर्किड प्लांट के, ऑर्किड प्लांट का जो रूट होता है, उस रूट में इन्होंने केंद्रक की खोज की, न्यूक्लियस की खोज की। तो जो न्यूक्लियस की खोज हुई वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में हुई, और खोजा इन्होंने ऑर्किड प्लांट के रूट में। वैसे ऑर्किड प्लांट जानते हैं, एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी लार्ज ट्री के ब्रांच पर या ट्रंक पर ग्रो करते हैं, और इनमें जो है स्पेशल टाइप का रूट पाया जाता है, जिस रूट में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे वेलामेंट टिश्यू कहते हैं। और वेलामेंट टिश्यू जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी ऑर्किड रूट में एक टिश्यू पाया जाता है जिसे कहते हैं वेलामेंट टिश्यू। इसको भी यहीं पर देख लेते हैं। वेलामेंट टिश्यू होता है, वेलामेंट टिश्यू जो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है। यहाँ पर ऑर्किड रूट में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सन 1831 में किया गया। उसके बाद देखते हैं, बाद में जो कोशिकाएं होती हैं, इस कोशिका में, जैसे कोशिका जो है ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कंपार्टमेंट लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, इसके अंदर जो भी जीवित पदार्थ होते हैं, उन्हें प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। और प्रोटोप्लाज्म नाम जो है दिया गया समस्त जीवित पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। और ये प्रोटोप्लाज्म जो नाम है ये दिया गया था परकिंजे के द्वारा। परकिंजे ने 1837 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म जो नेम है ये दिया गया था परकिंजे के द्वारा। परकिंजे सन 1837 में परकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त जीवित पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आते हैं, जैसे डुजार्डिन है। डुजार्डिन ने इसी प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड नाम दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म का नाम जो है सार्कोड रखा गया था एक और साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है डुजार्डिन। डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म का नाम सार्कोड रखा था। तो इसको भी आप याद किए रहिएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोशिका होती क्या है, या कोशिका का हमारी बॉडी में कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं सब छोटे छोटे यूनिट से या छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो कोशिकाओं का बना है। हमारे बॉडी में जो भी कार्य होता है वो कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से जो कोशिका होती है वो समस्त जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर हम कोशिका को लिख सकते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
the structural and functional unit of organism, the structural and functional unit of organism, structural and functional unit of organism, called सेल, तो यहां पर हमने जो है सेल का एक ब्रीफ हिस्ट्री देखा। अब जब सेल का जब हम स्टडी जेनेटिक्स में करते हैं तो उसे हम साइटोजेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, और जो केंद्रक होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए होता है, और डीएनए के द्वारा सभी जो भी पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो रिस्टोर रहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम समझते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि कोशिका के बारे में कोई भी स्टेटमेंट, यानी किसी वैज्ञानिक के द्वारा, किसी भी वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका के बारे में जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया उसी को सेल थ्योरी कहा गया। तो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी यहाँ पर देखते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट, यानी एनी स्टेटमेंट about cell by scientist is called cell theory. It's called cell theory. यानी कोई भी साइंटिस्ट के द्वारा अगर कोशिका के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उस स्टेटमेंट को सेल थ्योरी कहता है। यहां पर देखते हैं कि सेल के बारे में जो स्टेटमेंट देने वाले साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले जो सेल थ्योरी है वो दिया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा। एक का नाम है यमजी स्लाइडन और दूसरे का नाम है टी सॉन। तो जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी was given by दो साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है एमजे स्लाइडन और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टी सॉन। यहां पर जो एमजे स्लाइडन है और जो टी सॉन है, एमजे स्लाइडन की बात करते हैं तो एमजे स्लाइडन जो है ये जर्मन वनस्पति शास्त्री हैं, और एक जो है जंतु विज्ञान शास्त्री हैं जिनका नाम है सॉन। तो ये जो है जर्मन बॉटनिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट। और जो टी सॉन है ये जर्मन बायोलॉजिस्ट या जूलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सन 1838 और 1839 में सेल के बारे में अनेक स्टेटमेंट दिया। वैसे लिखा जाता है 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दिया। एमजे स्लाइडन, एमजे का मतलब मैथियस जैकब स्लाइडन और टी सॉन का मतलब होता थियोडर सॉन। तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल के बारे में इन्होंने बताया, सेल थ्योरी के अनुसार इन्होंने सेल के बारे में बताया कि ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ऑल द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल,
यानी सभी जीवधारी कोशिका के बने होते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि कोई भी कोशिका है वो किसी भी जीवधारी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी ये भी सेल के बारे में बताया गया। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेल लिनिएज। यानी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी ईच सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी सभी सेल्स जो है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से या पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो रुडोल्फ विर्चो हैं, रुडोल्फ विर्चो ने सन 1858 ईस्वी में 1858 में एक जो है लैटिन भाषा का सेंटेंस दिया, और जिस सेंटेंस को कहा गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये सेंटेंस जो है ये दिया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। इसका मतलब होता है कि जो न्यू सेल्स होते हैं, जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो न्यू सेल्स होते हैं ये एराइज होते हैं या निकलते हैं, एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कोई भी नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। और इसी को जो है लैटिन वर्ड्स के सेंटेंस में लिखा गया ओमनिस सेलुला ए सेलुला। और ये जो सेंटेंस है ये दिया गया रुडोल्फ विर्चो के द्वारा सन 1858 में। यहां पर देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस से एक सेल का लॉ बनता है, जिस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेल लिनिएज, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेल लिनिएज। तो यहां पर इसे हिंदी में कहते हैं कोशा की वंश परंपरा का नियम, कोशा की वंश परंपरा का नियम। और इस नियम के अनुसार बताया गया कि कोई भी नई कोशिका अपने पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। और इसी का जो लैटिन वर्ड्स है ओमनिस सेलुला सेलुला है, और इसको दिया था 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने। तो इस तरह से कोशिका के बारे में जो अनेक थ्योरी है या जो कुछ बताया गया उसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सेल का टाइप पढ़ेंगे और सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे।